आज से फिर से आप लोग की जीएस की क्लास शुरू होने जा रही है ना। एक वीडियो लेक्चर आप लोग देख चुके हैं हिस्ट्री का। आज कुछ अनाउंसमेंट भी करने हैं कि किस टाइप से क्लास चलेगी, है ना। तो उसके लिए पहली चीज, एक तो जीएस का रेगुलर सब्जेक्ट चलेगा, उसमें हिस्ट्री चलेगा या पॉलिटी, इनमें से दो सब्जेक्टों में से किसी एक की क्लास पर डे रेगुलर होगी, जो कि आपके किसी भी प्रीलिम्स के लिए, कोई भी प्रीलिम्स आप दे रहे हो, चाहे वो पीसीएस का हो या वन दरोगा हो गए, एसएससी हो गए। प्रीलिम्स मींस एमसीक्यूज टाइप, तो कोई भी एमसीक्यूज टाइप आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो, ये जो क्लासेज होंगी आपकी इतनी मोर देन इनफ होंगी कि आपको किसी और सोर्स की कहीं से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड चीज चलेगी आपकी पर डे एक मेंस का मॉडल आंसर, मेंस मॉडल आंसर। इसमें क्या होगा, इसमें जीएस के कोई भी सब्जेक्ट का, खासतौर से स्टार्टिंग में हम जो स्टैटिक पोर्शन है उसका कोई एक टॉपिक उठाया करेंगे और आपको इतनी डिटेल में, इतनी डायरेक्शंस में उसको क्लियर कराएंगे जिससे कि आप चाहे यूपीएससी हो चाहे कोई पीसीएस हो, जिसमें भी रिटन लिख रहे हो, आपका वो टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर हो कि किसी भी एग्जाम में आप जाइए और आपका टॉप क्लास आंसर हो। तो एक तो वो, तो पहले हम लोग शुरुआत ही करते हैं मॉडल आंसर से। और मॉडल आंसर कहाँ से लेते हैं, अभी हाल ही में 67th बीपीएससी मेंस का एग्जाम हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चंस आए थे, उसी में से एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। आप लोग को ही पता चलेगा कि कंटेंट क्वालिटी क्या है, किस टाइप का मॉडल आंसर और कैसे इसको आगे चल के उसका आंसर देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन की विशेषताएं बतलाइए। बताइए, ये क्वेश्चन आया था। देखो, किसी भी काल के बारे में 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वहां की राजनीतिक विशेषताएं, या राजनीतिक के साथ ही प्रशासनिक जुड़ जाता है, राजनीतिक प्लस प्रशासनिक। जैसे मौर्य वंश के बारे में पूछ लेते हैं, मौर्य वंश की केंद्रीकृत प्रशासनिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा सामाजिक, तीसरा सांस्कृतिक, चौथा धार्मिक, और पांचवा किसी किसी के बारे में कुछ स्पेसिफिक हो। तो जैसे चोलकाल के बारे में कि यहाँ पे स्पेसिफिक क्या था कि यहाँ पे स्थानीय स्वायत्त शासन बहुत फेमस था और यहाँ से बहुत सारे देशों ने भी प्रेरणा ली है और इंडिया ने भी प्रेरणा ली है। अभी मैं आगे चल के आप लोग को बताऊंगा। तो ये एक विशेषता इसकी ये हो गई। तो इस टाइप की विशेषताएं कहीं पे हो किसी समाज में तो पांचवी इसकी बात हो जाती है, ठीक है। तो अभी ये आया है कि चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त शासन की विशेषताएं बतलाइए, इस पे वर्क करते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या था, अब कोई भी क्वेश्चन आपको जाना है तो उसको ना उसकी डायरेक्शंस खोल लो। पहली चीज तो क्या था, तो इसके कोई भी चीज प्राचीन है, प्राचीन काल में हुआ तो जानकारी के स्रोत चाहिए कि इसकी जानकारी आपको कहां से मिलती है। तो जानकारी के स्रोत, तो पहली डायरेक्शन आपकी आ जाती है जानकारी के स्रोत। दूसरी जानकारी ये क्या थी, तीसरी डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए कि इसके भाग क्या थे। अगर कुछ थी कि स्थानीय स्वायत्त शासन था क्या, तो इसके भाग क्या थे। तो उस टाइम पे दो टाइप की समितियां होती थी, और तथा सभा। तो ये क्या थी, फिर इनकी निर्वाचन पद्धति क्या थी, जब स्वायत्त शासन की बात हो रही तो कुछ किसी न किसी प्रकार से ये निर्वाचित होती होंगी या नॉमिनेटेड होती होंगी, तो उसकी पद्धति क्या थी। इसके बाद अगला आ जाता है कि जब इनका निर्वाचन हो गया तो इनका कार्य क्या होता था। तो इनके कार्य, अब जब ये कार्य करती थी तो इसमें से फिर निकलेगा कि कुछ समितियों के माध्यम से कार्य करेंगे। तो कौन कौन सी समितियां थी, उनके कुछ स्थानीय नाम होंगे, उनका वर्णन होगा।
जब समितियां हो गई हैं, उनके कार्य आपने देख लिए हैं, इसके बाद योग्यताएं, समिति के जो मेंबर्स होते थे, निर्वाचित होते थे, उनके लिए कुछ योग्यताएं होंगी और कुछ निर्योग्यताएं भी होंगी, उनका वर्णन करोगे। इस तरीके से आप देखोगे कि आपने सारे क्वेश्चन को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और हर पार्ट में आप 4-4, 5-5 ऑप्शन दे दीजिए। तो अगर आपको 600 वर्ड्स का, 700, 800 वर्ड्स का भी आंसर लिखना है तो टॉप क्लास आंसर होगा। जैसे कि इसके बारे में अभी मैं बताता हूं कि क्या लिखना है इसमें। तो पहला चीज, चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त प्रशासन के बारे में हमको जानकारी मिलती है। चोल काल का एक राजा थे परांतक प्रथम। परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर, इनका एक अभिलेख था उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। ये आपका इंट्रो में आ जाएगा कि चोलकालीन स्थानीय स्वायत्त प्रशासन जो है उसकी जानकारी हमें परांतक प्रथम के उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। स्वायत्त शासन की इकाइयां थी उस समय में। ये स्वायत्त शासन की इतनी ज्यादा विकेंद्रीकृत, इतनी सशक्त प्रणाली थी कि आज भी बहुत सारे देश हैं या राज्य हैं, इससे प्रेरणा लेते हैं। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, एक इंट्रो बना सकते हो। तो जानकारी का स्रोत आपका काम कहाँ आ जाएगा, इंट्रो में। अब आ जाते हैं क्या थी। तो सभा जो होती थी या जो स्वायत्त शासन की इकाइयां होती थी वो क्या होती थी कि ये ग्राम या ग्राम समूहों के रूप में होती थी। चाहे वो एक ग्राम हो सकता है, उसमें इकाई बना दी उसकी, या कई ग्रामों का एक समूह बना दिया। ठीक है, ये तो हो गया आपका स्टार्टिंग का पोर्शन। अब आते हैं अगले पोर्शन पे। इसके अगला पोर्शन क्या है इसका कि दो टाइप की यहाँ पे एक्चुअली होता क्या था कि एक सभा के माध्यम से लोग शासन करते थे। गांव होते थे या गांव के समूह होते थे, उसमें एक सभा बना दी जाती थी। सभा के अंदर भी कुछ समितियां होती थी, समिति के अंदर क्या होते थे, मेंबर्स होते थे। उन मेंबर्स का चुनाव होता था, एक लॉटरी पद्धति जिसको बोलते थे कुड़ बोले, उसके द्वारा चुनाव होगा। और जैसे चुनाव होगा वो मेंबरों को अलग अलग समितियों को अलग अलग काम सौंप दिए जाएंगे और उस हिसाब से वो काम करते थे। ये पूरी एक पद्धति थी। तो दो टाइप की वहां पे होती थी, एक होती थी सभा और प्रथम होती थी उर। उर चूंकि छोटी थी, इसका ज्यादा महत्वपूर्ण थी नहीं, तो पहले इसका वर्णन कर देते हैं। ये गांव के जितने भी सामान्य लोग हैं, जितने भी पुरुष हैं जो क्या है, वयस्क हैं, तो ये ग्राम के सभी वयस्क पुरुषों की क्या होती थी, संस्था होती थी। संस्था, इनका कार्य क्या होता था, इनका मेनली तालाबों का या बगीचों का, इनका कार्य होता था तालाब या बगीचों का निर्माण करना, देखरेख करना या रखरखाव करना। तालाब प्लस बगीचे, इतना काम हो गया इनका। और यहाँ पे आपकी उर समाप्त हो जाती थी। उर का रोल ज्यादा बड़ा है नहीं, क्योंकि मेंस में आपको इतना भी बड़ा नहीं लिखना है कि निबंध 1200 शब्दों में लिख देना है। तो आपको क्या यूपीएससी में तो और शॉर्ट करना पड़ेगा। ये तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ कि 600 शब्दों का जैसे बीपीएससी में आ जाता है, आपको लिखना है 600-700 शब्दों में, तो वहां भी आप कवर हो पाए आपका। दूसरा होता है सभा। तो सभा पे आ जाते हैं। सभा क्या थी, सभा थी गांव के ब्राह्मणों की संस्था थी। इस मतलब इसके जो सारे मेंबर होते थे गांव के ब्राह्मण होते थे, उनकी संस्था थी। और सारे काम गांव के हैं, ये काम छोड़ के ये सारे काम इसके अंडर में आते थे, जो होती थी आपकी सभा, या इसको महासभा भी बोलते थे। अब क्या काम करते थे, इस पे आ जाते हैं। तो इनके कार्य देख लीजिए। पहला कार्य तो इनका ये था कि गांव की समस्त भूमि, चाहे वो आपकी व्यक्तिगत हो और चाहे वो सार्वजनिक हो, सार्वजनिक भूमि सभा के अंडर में आती थी। इसके मालिक थे, देखभाल भी करते थे, रखरखाव भी करते थे, इसके लिए नियम भी बनाते थे। पहला कार्य हो गया गांव के लोगों के लिए विकास के कार्य करना, कृषि, सिंचाई, सड़क, अस्पताल। कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, सड़क हो गई, अस्पताल हो गया, साफ सफाई हो गई। ये सारे काम कौन करेगा, ये समिति के माध्यम से करती थी।
तीसरा काम ये ना, करों का निर्धारण भी करते थे, करों का निर्धारण भी करते थे और कर वसूलते भी थे। तो कर लगाना प्लस वसूल करना। चौथा काम इनका क्या होगा, जो कर इन्होंने वसूल किया वो राज्य को जमा करना है, मतलब शासन, जो केंद्र स्तर पर शासन है, जो शासक है राजा, राजस्व को जमा करना। पांचवा कार्य जो इनका था वो था कि ये जो भूमि है या कृषि संबंधित जो भी विवाद होते थे, विवाद, इनको ये क्या करती थी, हल भी करती थी, मतलब एक प्रकार से न्यायालय का भी काम करती थी। तो ये सारे काम और भी छोटे मोटे थे, जैसे मैंने बोला गांव से संबंधित जो भी काम होता है ये समितियों के माध्यम से आपकी सभा या महासभा किया करती थी। ये इनके कार्य हो गए। अब इनको बोला क्या जाता था, तो जो आपकी सभा थी ना, सभा को बोला जाता था पेरुंगुरी। पेरुंगुरी। और इसके सदस्यों को बोला जाता था पेरुमक्कल। तो ये कुछ वर्ड्स जब आप स्थानीय वर्ड्स यूज कर लेते हो तो आपका आंसर बहुत बेस्ट बन जाता है। ठीक है, अब इनका चुनाव कैसे होता था सभा का, उस पे आ जाते हैं। तो चुनाव होता था एक लॉटरी पद्धति के माध्यम से। एक पद्धति इन्होंने बना ली थी, क्या करते थे, कुछ पर्चियां, जितने भी लोग चुनाव में खड़े हुए हैं, कुछ पर्चियां उनके नाम की सबकी बनती थी, एक मटके में डाल देते, एक छोटे से बच्चे से वो पर्ची निकलवाते थे, जिसके नाम की निकल गई पर्ची वो सदस्य बन जाता था। तो चुनाव लॉटरी पद्धति के माध्यम से, लॉटरी पद्धति के माध्यम से। इसको क्या बोलते थे, कुड़ बोले। कुड बोले इसका नाम था, स्थानीय नाम, क्योंकि साउथ की थी तो नाम कहां, तमिल में होगा, तो कुड बोले इसको बोला करते थे। अब आ जाते हैं कि चुनाव हेतु इनकी योग्यताएं क्या थी। तो चुनाव हेतु योग्यताएं, कुछ योग्यताएं निर्धारित की हुई थी कि पहला वो स्थानीय निवासी हो, गांव का स्थायी निवासी हो। दूसरी योग्यता इन्होंने निर्धारित की थी कि उसके पास 1.5 एकड़ जमीन हो, कम से कम 1.5 एकड़ जमीन हो, और उस पर मकान हो, जो जमीन है स्वयं का मकान। पैंतीस से 70 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, और आखिरी जो योग्यता थी उसमें था कि वैदिक मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों की सभा थी तो ये योग्यता भी इन्होंने निर्धारित की थी, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता। ये 4 प्रमुख योग्यताएं थी। अब आपने पढ़ा होगा कि कहीं पे भी कुछ भी चुनाव होता है तो जहां योग्यताएं होती, कुछ निर्योग्यताएं भी लगाते हैं, तो कुछ निर्योग्यताएं भी थी। क्या थी निर्योग्यताएं, आजकल के चुनाव में भी कुछ निर्योग्यताएं होती हैं, तो एक निर्योग्यता तो वही थी जो आज के चुनाव में भी होती है कि अगर आय व्यय का लेखा जोखा नहीं दिया है, मतलब आय व्यय का लेखा जोखा, आय व्यय का लेखा जोखा ना दिया हो, पहली। दूसरी निर्योग्यता थी कि वो चोरी या पाप वाले किसी कार्य में लिप्त ना हो, चोरी या पाप कार्य ना किया हो उसने। तो ये हो गई कुछ निर्योग्यताएं कि जिस वजह से आदमी सदस्य के लिए बनने के लिए एलिजिबल ही ना हो। तो योग्यताएं भी देख ली आपने,
निर्योग्यताएं भी देख ली, इनके कार्य भी देख लिए। अब थोड़ा निर्वाचन पद्धति पे आ जाते हैं। लॉटरी तो मैंने बता दी कि लॉटरी पद्धति से होता है। कुछ निर्वाचन पद्धति और थी। क्या करते थे ये लोग कि सारे गांव को 30 वार्डों में बांट देते थे। 30 वार्डों में बांट दिया, जिसको क्या बोला जाता था, कुटुंबस। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप स्थानीय शब्द यूज करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो वार्ड मीन्स कुटुंबस। 30 वार्डों में सारे गांव को इन्होंने बांट दिया। अब हर गांव से ये सदस्य चुनेंगे, फिर जो जितने भी वार्ड हैं सब वार्डों से सदस्य चुनेंगे। अलग अलग समितियां थी। समितियों को क्या बोला जाता था, वारियम। जो आपकी समितियां थी उनका स्थानीय नाम क्या था, वारियम। अब ये मॉडल आंसर आपका अगर तैयार हो गया तो चोलकालीन स्थानीय प्रशासन के बारे में कभी किसी भी एग्जाम में, कितना भी टॉप क्लास एग्जाम हो, क्वेश्चन आएगा, आप बहुत बेटर तरीके से कर पाओगे। समझिए मैक्सिमम मार्क्स गारंटीड आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो समितियां का नाम था वारियम। जब वारियम है तो अब समितियां देख लेते हैं, मेन मेन समितियां कौन सी थी। तो टोटल 5 प्रकार की समितियां थी। पहली समिति थी संवत्सर वारियम। ये चल रहा है समितियां, कौन कौन सी समितियां थी। संवत्सर वारियम क्या था, इसमें आपके 12 सदस्य होते थे, सारे अनुभवी वो लोग होते थे इसमें जो पहले किसी न किसी समिति के सदस्य रह चुके हों। तो सारे अनुभवी सदस्य इसके थे। इनका काम क्या होता था कि सारी बाकी की बची हुई सारी समितियों की ये क्या करते थे, देखभाल भी करते थे। जैसे आज की डेट में आपने देखा होगा कि जो पीएम होते हैं, पीएम के पास कुछ मंत्रालय होते हैं, खुद के नहीं भी रखते हैं। वो क्या काम होता है कि जो खुद के मंत्रालय हैं वो तो देखना ही देखना, प्लस सारे मंत्रालयों के पीएम हेड होते हैं। तो सेम इनका काम था कि ये सारी समितियों के कार्यों की देखभाल भी करते थे, प्लस खुद के काम भी करते थे। तो मेन नीति निर्माण का भी काम इनका क्या था, विचार विमर्श का काम। विचार विमर्श प्लस नीति निर्माण, क्योंकि विशेषज्ञों की टीम हुआ करती थी। दूसरी थी आपकी तोट्टा वारियम। अब सबके पीछे तोट्टा भी लगा, वारियम भी लगाया। वारियम मेन समिति होती थी, तो तोट्टा वारियम समिति हो गई। इसका काम क्या होता था, इसका काम हो गया उद्यानों पार्कों की देखभाल करना। उद्यान प्लस पार्क से रिलेटेड था। देखभाल में क्या आ जाएगा, पार्कों, नए पार्कों का निर्माण, पुराने की मरम्मत करना, रख रखाव करना, उनके लिए भूमि अधिग्रहण करना, ये सारे काम आ गए। तीसरी समिति थी आपकी पोन वारियम। इसका काम था, ये स्वर्ण से संबंधित समिति थी। आप लोग को पता है स्वर्ण आज भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है घरों में, तो पहले भी हुआ करता था। तो ये स्वर्ण संबंधित समिति थी। अगली समिति थी आपकी एन वारियम। एक कृषि से संबंधित थी, और कृषि से रिलेटेड कोई भी चीज आ जाए आपकी, कृषि सिंचाई, कृषि संबंधित। और जो आपकी आखिरी समिति थी वो थी पनीटा वारियम। अगर सिर्फ आपको समितियों के नाम पता है, उनका थोड़ा कार्य पता है, तब भी आप आंसर एक टॉप क्लास लिख सकते हो। ठीक है, तो पनीटा वारियम ये आपकी क्या थी, चीनी उत्पादन से संबंधित समिति थी। इस प्रकार से 5-5 मेन समितियां होती थी। ठीक है, तो ये सारी समितियां आपकी हो गई। कार्य आपने देख लिए, पद्धति देख ली किस प्रकार से इनका चुनाव हो रहा है, और क्या है, सभा क्या है, ये सारी चीजें अब आपने देख ली हैं। आप क्वेश्चन के आप हाँ एंड की ओर जा रहे हो। अब इसमें देखा गया है क्या कि इसकी कुछ कोई भी चीज कर रहे हो तो केवल बड़ाई नहीं करते रहोगे ना, गांव से रिलेटेड कोई भी काम है समितियां कर रही हैं, सारे कार्य भी हो रहे हैं इनसे, प्लस ये एक क्या कर रही हैं, ये एक गणतंत्र, स्मॉल गणतंत्र जिसको बोलते हैं ना, छोटे गणतंत्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। क्या होता है गणतंत्र? गणतंत्र होता है कि जब आपका कोई भी एक सिस्टम हो, राज्य हो, देश हो या क्षेत्र हो, उसका जो हेड होता है वो हेड क्या हो, आपका निर्वाचित हो, उसको बोलते हैं गणतंत्र। जैसे इंडिया है तो इंडिया के हेड ऑफ स्टेट कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है बट निर्वाचन होता है। जबकि गणतंत्र आपका कहाँ, ब्रिटेन में नहीं माना जाता, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट जो है वो क्वीन होती है, इस टाइम पे किंग है हेड ऑफ स्टेट।
तो जो हेड ऑफ स्टेट मेनली क्राउन होते हैं वहां पे, तो वो क्या होते हैं, निर्वाचित नहीं होते हैं, वो आपकी मोनार्की चल रही है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता जा रहा है हेड ऑफ स्टेट। तो ये छोटे गणतंत्र के रूप में समितियां काम करती थी। दूसरा, इसकी कुछ ना कुछ आलोचना आपको करनी पड़ेगी। नकारात्मक क्या था, तो पहला नकारात्मक तो यहां पे ये था, पहली नकारात्मक चीज थी सिर्फ पुरुष थे, इसके सदस्य क्या होते थे, सिर्फ पुरुष होते थे। दूसरी नकारात्मकता क्या थी कि कुछ इन्होंने जो योग्यताएं निर्धारित की हुई थी कि वैदिक मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए, इस प्रकार से इन्होंने भेद कर रखा था, सिर्फ ब्राह्मण होंगे इस समिति में। तो कुछ ये इनके क्या थे, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता होना चाहिए, ये इनके कुछ नकारात्मकता हो गई। एक नियम और था जो कि आखिरी है कि ये जो भी जिन लोगों को चुनाव होता था, तो एक बार जिसका चुनाव हो गया, बीच में 3 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए। कूलिंग पीरियड मींस जब आपने एक बार अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लिया, इसके बाद 3 साल तक आप अगला चुनाव नहीं लड़ सकते। तो 3 साल के बाद ही 3 साल का कूलिंग पीरियड। इसका क्यों प्रावधान किया गया था कि जिससे कि सबको मौका मिल सके, जो प्रशासन चल रहा है, जो ग्राम प्रशासन चल रहा है, उसमें हर व्यक्ति सदस्य बन सके, तो इसलिए इन्होंने प्रावधान किया। इस प्रकार से आपका ये आंसर, पूरा मॉडल आंसर तैयार हो गया। इसमें अपन ने क्या देखा, पहली चीज तो आपने देखी है कि कहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, कौन सा अभिलेख था जहां से जानकारी मिल रही। फिर उर क्या थी, सभा क्या थी, उर का निर्वाचन किस प्रकार से होता था, कैसे उसकी पद्धति थी। फिर सभा की निर्वाचन पद्धति, क्योंकि सभा ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सभा से ही लोग काम कर रहे होते थे, तो सभा के बारे में सारी जानकारी आप लोग को बताइए कि सभा के कार्य क्या होते थे, किस प्रकार से निर्वाचन, कौन कौन सी इनकी समितियां थी, कौन सी समितियां क्या काम करती थी, क्या योग्यताएं होनी चाहिए थी, क्या निर्योग्यताएं होनी चाहिए थी। एक चीज और है, ये लोग क्या करते थे, या तो मंदिर या किसी पेड़ के नीचे, तो जो तालाब होता था उसके पास में ही मंदिर होता था, या पेड़ के नीचे बैठक करते थे, वहीं पे ये लोग निर्णय लेते थे। तो ये निर्णय लेने की इनकी प्रक्रिया होती थी। इस प्रकार से ये आपका आज का एक मॉडल आंसर कंप्लीट हुआ। आगे हम क्या करेंगे, टोटल आपका कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम दे लो, स्टेट पीसीएस दे लो, आप यूपीएससी दे लो। अब यूपीएससी में जो ये लिखेगा स्थानीय प्रशासन, ये कहीं और से लेके आएगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं इसके अलावा। तो यूपीएससी वाले को इस मॉडल आंसर की जरूरत है, पीसीएस वाले को भी है, और नीचे का कोई भी एग्जाम हो उसको तो जरूरत है ही। ठीक है, तो पहली चीज कि ये जो मॉडल आंसर है आपका, हर एग्जाम में आपके 100% काम आने वाला, और कोई भी एग्जाम हो उसमें 400 से 500 टोटल टॉपिक है। टोटल टॉपिक सारे जीएस के सब्जेक्ट मैंने मिला दिए, एथिक्स मिलाने के बाद बता रहा हूं। जब 400 से 500 टोटल टॉपिक हैं, पर डे एक आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा, तो जब आप पाएंगे कि जैसे ही आपने क्लास कंप्लीट कर ली 4-5 महीने, तो आपके पास इतने मॉडल आंसर होंगे कि कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक क्या, जो आपका डायनामिक पोर्शन भी होता है करंट का, वो भी स्टैटिक से रिलेटेड होता है। 80% उसमें स्टैटिक होता है। करंट इसलिए होता है क्योंकि करंट में वो मुद्दा चल रहा होता है ना। जैसे न्यायिक सक्रियता की बात होगी तो करंट में न्यायिक सक्रियता का मुद्दा चल रहा है, बट न्यायिक सक्रियता तो अपने आप में क्या है, स्टैटिक पोर्शन है। जजों की नियुक्ति, जैसे अभी हाल ही में चल रहा है कि जजों की नियुक्ति का जो कॉलेजियम पद्धति है, उस पर बहुत सारे लोग, गवर्नमेंट के मंत्री लोग भी बोल रहे हैं कि ये क्या है, खुद से ही चुनाव करो, तो ये मुद्दा आ गया। इस पर क्वेश्चन बन सकता है, लोग बोलेंगे करंट का, लेकिन कॉलेजियम पद्धति करंट की थोड़ी है। जो न्यायाधीश बिल 3 जजेज केसेज आए हुए हैं, 92 का आया है, 98 का आया है, इससे कॉलेजियम सिस्टम विकसित हुआ है। तो ये तो बहुत पुराना है और बहुत पहले का क्वेश्चन है। जब ये टॉपिक आपको करा दिया जाएगा तो आने ही आना है। तो चलिए, ये मेंस वाला टॉपिक अभी यहां से एंड करते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। तो क्या यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, उस पर बात करते हैं। पहला, एक मेंस का टॉपिक पर डे, जिसका टॉपिक इतने विस्तार से बताया जाएगा, इतने फॉर्म में बताया जाएगा, अलग अलग डायरेक्शन में, कि कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो आपका वो कवर हो जाए। दूसरा, प्रीलिम्स हिसाब से, मतलब प्रीलिम्स हुआ या एमसीक्यूज वाले कोई भी मेंस हो रहे हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, रिटन, आपको लिखना नहीं पड़ता है, उसके लिए एक रेगुलर आपकी क्लासेस चल ही रही हैं सब्जेक्ट वाइज। पॉलिटी और हिस्ट्री आपकी अल्टरनेटिवली चलती रहेगी, किसी दिन टॉपिक पॉलिटी का आएगा, किसी दिन हिस्ट्री का आएगा, तो ये चल जाएगा। तो मेंस भी आपका A to Z कंप्लीट हो रहा है, और प्रीलिम्स भी A to Z कंप्लीट हो रहा है। एमसीक्यूज वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से आपके कराएंगे कि कोई भी एग्जाम आप देते रहिए, एक टॉपिक अगर कंप्लीट हो गया तो उस टॉपिक के बाहर कुछ नहीं आने वाला। चलिए हल्का सा आपको आइडिया दे देते हैं। जैसे पॉलिटी शुरू होगी,